नमस्कार। चौड़ा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा पैथोलॉजी, यानी कि रोग विज्ञान। ठीक है। रोग विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रश्न आने की उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा हैं। इसमें मान लो, ये मान के चलो कि 2% मिनिमम है। अपने जूनियर अकाउंटेंट को अगर अपने प्रेफरेंस में लें तो आप लोगों के 2% कम से कम इस जगह से जो है अपने पूछे जा सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने रोग विज्ञान जो अपने सॉरी ब्लड ग्रुप जो था उसके कंप्लीट क्वेश्चन जो है उनके ऊपर एनालिसिस कर लिया था। और आज हमारा पैथोलॉजी यानी कि रोग जो टॉपिक है, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करना जरूरी है, क्योंकि लाइक करने से जो है रीच बढ़ती है वीडियो की। कमेंट तो करें ही करें, क्योंकि अगर आपके कोई डाउट बनते हैं या वीडियो में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अप्रिसिएशन जो है कमेंट के माध्यम से हमें कर सकते हैं। और साथ ही अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, है ना, जिससे किसी अन्य विद्यार्थी का भी इसमें जो है फायदा हो सके, लाभ हो सके। ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन सीरीज है वो स्टार्ट हो जाती है। और पहले प्रश्न की अगर अपने चर्चा कर लें तो हमारे पास पहला प्रश्न ही बन जाता है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पैथोजन थ्योरी किसने दी, रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? ठीक है ना। अब जो साइंटिस्टों के नाम अगर आप देखेंगे तो आप सभी वैज्ञानिकों के नाम के साथ साथ कुछ बातें उनकी लिख सकते हैं। जैसे रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट है जिसने केंद्रक के बारे में दुनिया को बताया, तो इसने तो केंद्र की खोज की थी। इसका तो रोग विज्ञान में कोई लेना देना ही नहीं है। रॉबर्ट कोच वो वैज्ञानिक है जिसने रोगाणु सिद्धांत को एक्सप्लेन किया था। रोगाणु सिद्धांत की व्याख्या जो है ना, वो किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। रोगाणु सिद्धांत की व्याख्या, इसको एक्सप्लेन करने का काम जो है रॉबर्ट कोच का है। लुईस पास्चर वो वैज्ञानिक है जिसने किण्वन की खोज की, और इसके तो बहुत सारे काम हैं, तो मैं तो सिर्फ किण्वन की बात करूंगा। हालांकि वैक्सीन शब्द भी इसी ने प्रयोग में लिया था। वैक्सीन शब्द अगर मैं पूछूं तो किसने प्रयोग में लिया था? लुईस पास्चर ने। ठीक है ना। और चार्ल्स डार्विन वो साइंटिस्ट है जो इवोल्यूशन अर्थात जैव विकास जो है इसके बारे में दुनिया को जानकारी देते हैं। इसमें लुईस पास्चर जो है ना, वो तो क्या है कि बहुत ही मतलब ज्यादा जो है बिंदुओं पर बात करने वाले साइंटिस्ट हैं। तो इनमें रोगाणु सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अगर मैं पूछूं तो ये रोगाणु सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं। ठीक है ना। रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन भी किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। इन्होंने कहा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम रोगाणु बोलते हैं, उन्हें हम पैथोजन बोलते हैं। और पैथोजन ही रोग फैलाते हैं, इसी को पैथोजन थ्योरी कहते हैं, इसी को रोगाणु सिद्धांत कहते हैं। लेकिन इस सिद्धांत को एक्सप्लेन किसने किया? तो अब हम यहाँ पर रॉबर्ट कोच की बात करते हैं। दिया किसने? लुईस पास्चर ने। वैक्सीन शब्द भी किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। किण्वन की खोज भी किसने की थी? लुईस पास्चर ने। तो ये बहुत फेमस जो है साइंटिस्ट बन जाता है यहाँ पर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। जीवाणु किस प्रकार का जीव है? क्या वह प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, सुगठित शरीर रचना वाला जीव है, विकसित उत्तक तंत्र? उत्तक की तो हम बात ही नहीं कर सकते। जीवाणु इतना विकसित नहीं होता कि उसमें उत्तक वगैरह देखने को मिले हमें। सुगठित शरीर रचना वाला जीव और यूकैरियोटिक। अब हमें इसमें दो शब्द उठाने हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। पहला शब्द देखो, पहला शब्द है प्रो। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब होता है आदिम, या मैं एक शब्द और बोल सकता हूँ क्या? आरंभिक। हम आदिम के साथ साथ है ना आरंभिक शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा शब्द है यहाँ पर कैरियोन। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। ऐसा केंद्रक जो आरंभिक है अर्थात आदिम है। इस दुनिया में जो केंद्रक सबसे पहले जीवों में बने उसको अपने प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस बोलते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें ऐसा आरंभिक केंद्रक होता है उसे अपने प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक जीव भी माना जाता है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं दोनों शब्दों से मिश्रित संरचना की, अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर एक प्रोकैरियोटिक शब्द जो है बन के आता है, और इसको हम हिंदी में असीम केंद्र की भी बोलते हैं। असीम केंद्र की हिंदी में ये शब्द इस तरीके से लिखा हुआ भी मिलता है। तो असीम केंद्र की प्रोकैरियोटिक में आप किसको पढ़ते हैं? जीवाणु को पढ़ते हैं। ठीक है ना। और बाकी जो है ना, जैसे पादप जंतु वगैरह वो सब यूकैरियोटिक होते हैं। तो मैं यूकैरियोटिक शब्द को एक्सप्लेन करूं तो यू शब्द का अर्थ होता है ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सत्य,
सत्य कैसा होता है, सुस्पष्ट होता है, ठीक है ना। और ठीक वैसे ही दूसरा शब्द है कैरियो, कैरियोन अर्थात न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, केंद्रक। तो ऐसा केंद्रक जो सुस्पष्ट हो, ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक सत्य और सुस्पष्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। बस इस लाइन को आपने यहाँ पर समझ लेना है। तो जीवाणु कैसा है, जीवाणु सुस्पष्ट केंद्रक वाली कोशिका नहीं होती, जीवाणु अस्पष्ट केंद्रक वाली कोशिका होती है, जिसकी सीमा नहीं होती, जिसकी बाउंड्री नहीं होती, जिसके अंदर असीम केंद्र की अर्थात केंद्रक सीमा रहित, अ मतलब नहीं है, क्या नहीं है, सीमा नहीं है, सीमा किसकी, केंद्र की, और केंद्र की सीमा को बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। तो जिस कोशिका के केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, अर्थात जिसका केंद्रक अस्पष्ट होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। तो जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक एनिमल होता है। प्रोकैरियोटिक पर आप इस तरीके से मार्क करेंगे। बाकी यूकैरियोटिक में तो पादप जंतु जितने भी एक्स्ट्रा हैं वो सारे इसमें आ ही जाते हैं। जीवाणुओं को केवल आप प्रोकैरियोटिक में शामिल करके लीव कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर अपने आते हैं। हमारे पास प्रश्न आ चुका है, देखो, जीवाणु जनित रोग। मैं आपको बता दूं, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, जीवाणु जनित रोगों के लिए एक ट्रिक याद किया करते हैं, जीवाणु जनित रोग, ठीक है ना। इसके लिए बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग माने बैक्टीरियल डिजीज, तो इसमें हम एक ट्रिक पढ़ा करते हैं। उससे क्या होता है कि सारी बातें हमारे समझ में आ जाती है, ठीक है। और कई सारे रोग जो है हमें एक साथ याद हो जाते हैं, बस इसीलिए वो ट्रिक है। अब वो ट्रिक में कौन कौन से रोग हैं, उन सभी रोगों को मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, क्लियर हो जाएगी ना चीजें, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, इसमें समस्या नहीं बनेगी आपके लिए। देखिए, सबसे पहला शब्द है निकू। निकू में दो शब्द आप बनाएंगे, नी से निमोनिया और कू से कुष्ठ रोग। फिर अगर आप देख रहे हैं तो का से बना देंगे काली खांसी। फिर अगर आप देख पा रहे हैं तो सीमेंट में सी में और टे, सी फॉर सिफिलिस, ठीक है, में फॉर मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, और टे फॉर टाइफाइड, जिसको मोती जरा मियादी बुखार ऐसे हम बोलते हैं। और इसमें देखो गे गए और ए है ना, गै से गोनेरिया बना दो, ऐसे एंथ्रेक्स रोग ये शब्द बना दो, और है से क्या बना दो, हेजा बना दो, जिसको आप कोलेरा भी बोलते हैं, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से रोगों के नाम उठाए गए हैं, देखिए, क्षय रोग है, ठीक है ना, क्षय रोग है, टीबी है, टीबी को ही आप क्षय रोग या मतलब जो है कुष्ठ रोग बोलते हैं। हाँ एक सेकेंड, इसमें एक ट्रिक कंप्लीट नहीं है, ट्रिक में एक वर्ड और आता है इसमें यहाँ पर हाँ एक सेकेंड, वो ट्रिक पूरी कर देता हूँ मैं ना, ट्रिक कंप्लीट नहीं है ये अभी। देखिए यहाँ एक शब्द और आता है डिप्टी, ठीक है ना, निकू का सीमेंट ले गए हैं, तो ये डिप्टी शब्द है ना, इसके अंदर भी कई सारे नाम और हैं, ठीक है। डी फॉर डिप्थीरिया, जिसे आप कुष्ठकंठ रोहिणी ऐसे बोलते हैं, और पै से बना देंगे आप प्लेग, और टी से बना देंगे आप टिटनेस भी और टीबी भी, ठीक है ना। टीबी को ही आप क्षय रोग बोल देते हैं। अब ये वाले ऑप्शन अब आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए, देखो, क्षय रोग यानी कि टीबी की बात हो रही है, टीबी को ही आप क्षय रोग कहते हैं, एक ही बात है, क्षय रोग बोल दो, टीबी बोल दो, यक्ष्मा, राज यक्ष्मा, तपेदिक, कई सारे नाम है इसके। अब रेबीज क्या है, रेबीज विषाणु जनित रोग है, ये गड़बड़ कर गया। देखो, प्लेग, तपेदिक, खसरा, खसरा फिर गड़बड़ कर गया, यहाँ न्यूमोनिया, कुष्ठ, ट्रेकोमा, ट्रेकोमा फिर गड़बड़ कर गया, तो नो डाउट अपना चौथा ऑप्शन सही होगा। अब चौथे ऑप्शन में देखो डिप्थीरिया भी है, टिटनेस भी है, सिफिलिस भी है और गोनेरिया भी है। आप देख लीजिए, डिप्थीरिया ये इस जगह पर है, अगर आप देख पा रहे हैं तो डिप्थीरिया ये रहा, टिटनेस ये रहा, और एक सिफिलिस है, सिफिलिस ये यहाँ पर है, और गोनेरिया, गोनेरिया में ये रहा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि ग्रुप बना लेंगे, मतलब जीवाणु जनित रोगों का एक ग्रुप तैयार हो जाता है ट्रिक से। हालांकि ट्रिक सिर्फ नाम याद करने के लिए ही काम आ रही है, वैसे अब इनके जीवाणुओं के नाम याद करो और आगे की चीज़ें पढ़ो तो ट्रिक्स नहीं है, ट्रिक्स सिर्फ नाम नाम याद करने में आपकी हेल्प करती है। तो ऐसे आपकी काफ़ी हद तक जो है बात बन सकती है, काफ़ी प्रभावी है ये भी अपने आप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। बैक्टीरिया जिसकी आकृति कोमा के समान हो। देखो,
यहाँ क्या है कि एक वर्गीकरण दिया गया है कि जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, जीवाणु को ही आप क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं इंग्लिश में। मॉर्फोलॉजी यानी कि आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको क्या है कि विज्ञान ने कुछ नाम दिए हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया गोल है, कोई बैक्टीरिया छड़ के समान है, कोई बैक्टीरिया सर्पिलाकार है, ठीक है ना, सर्पिलाकार है, कोई बैक्टीरिया कोमा के समान है, अल्प विराम कोमा के समान है। तो उनके लिए क्या है कि विज्ञान में अलग अलग आकृतियों के आधार पर अलग अलग इनके लिए नाम दिए गए हैं। जैसे गोल होता है ना, उसको हम बोलते हैं कोकस, जो गोल बैक्टीरिया होते हैं उनको कोकस बोला जाता है। जो डंडे के समान छड़ के समान बैक्टीरिया होते हैं उनको बेसिलस बोला जाता है। जो सर्पिलाकार होते हैं इनको स्पाइरल बोला जाता है। और जो कोमा के समान होते हैं ना, उनको अपने बोलते हैं विब्रियो बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया कोमा सेप्ड होते हैं उनको विब्रियो बोला जाता है। और ये प्रश्न अभी सीटी के पेपर में बना था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पर किस प्रश्न को उठा सकते हैं, देखिए, कोकस यानी कि गोल, बेसिलिस यानी कि छड़ के समान, विब्रियो यानी कि आपके कोमा के समान, और स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार। ठीक है ना, सारे बैक्टीरिया के जो है मैंने आगे आकृतियों के आधार पर उसका वर्गीकरण आपको बता दिया है। ठीक है, और यह प्रश्न अगर हम यहाँ से बात करें तो CET 2022 में ये प्रश्न एज इट इज बन चुका है। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न पेपरों में और भी भविष्य में देखे जा सकते हैं, प्रभावी प्रश्न है। और बढ़ते हैं आगे, जीवाणुओं किस जगत में स्थान दिया गया है। देखिए, एक RH विटेकर नाम का साइंटिस्ट था। उसने क्या किया कि जीवों को 5 जगतों में बांटा। मैं नाम लिखता हूं, RH विटेकर। और RH विटेकर ने क्या किया कि जीवाणुओं को 5 जगतों में बांट दिया। ठीक है ना, RH विटेकर ने जीवाणुओं को 5 जगतों में बांटा। उसने एक अवधारणा दी जिसका नाम है पंच जगत अवधारणा। ठीक है ना, जिसका नाम है पंच जगत अवधारणा। अब पंच जगत अवधारणा में उसने बोला कि जीवों को 5 जगतों में बांट दीजिए, और हम इस तरीके से जीवों को 5 जगतों में बांट देते हैं। पहला जगत है मोनेरा, दूसरा जगत है प्रोटिस्टा, तीसरा जगत है फंजाई, चौथा जगत है प्लांटी, और पांचवा जगत है एनिमेलिया। ये 5 किंगडम सिस्टम थ्योरी दी गई थी RH विटेकर, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा। अब क्या होता है साहब कि इन 5 जगतों में अलग अलग जीवों को स्थान दिया गया है। जैसे मोनेरा में जीवाणु आते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आते हैं, नाम से पता चल रहा है, प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ। फंजाई, फंजाई यानी कि कवक। प्लांटी यानी कि प्लांट्स, और प्लांट्स का मतलब क्या हो गया, पादप, वनस्पति। और एनिमलिया यानी कि एनिमल्स, और एनिमल्स का मतलब क्या हो गया, जंतु। जीव जंतु शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोगों की आदत बन चुकी है जीव जंतु बोल के हम काम चला लेते हैं। जीव का मतलब है पादप भी और जंतु भी। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांटी में, एनिमल्स की बात करें तो एनिमेलिया में, फंजाई यानी कि कवकों की बात करें देन इट इज फंजाई, और प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटिस्टा। तो जीवाणुओं के लिए मोनेरा। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है ना, ये प्रश्न एक बार पहले भी हमारे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आ रखा है। कठिनाई स्तर इसका 9वीं क्लास है, मात्र ही 9th क्लास में आपको ये प्रश्न एज इट इज मिल जाएगा। मतलब बहुत बड़े लेवल का प्रश्न नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम और आगे। हिपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। सबसे पहले देखो, आप हिपेटाइटिस शब्द जो है ना, इसको कैच कर लो। हिपेटाइटिस जो है ये इसी को अपने बोलते हैं, हिपेटाइटिस बोल दो या फिर अपने इसको बोल दो पीलिया। पीलिया भी कहते हैं ना, तो वो भी आप इस रोग के लिए नाम शब्द यूज कर सकते हैं। ठीक है, हिपेटाइटिस पीलिया एक ही बात है। देखिए, सबसे पहले कुछ बातें यहाँ से अपने उठाते हैं। नाम क्या है, हिपेटाइटिस। ठीक, पहला पॉइंट ये है कि हिपेटाइटिस जो है ना, ये किस कोशिका को प्रभावित करता है, तो ये हिपेटिक कोशिका को प्रभावित करता है। हिपेटिक कोशिका को प्रभावित करता है, और इसके वायरस का नाम भी हिपेटिक कोशिका कारण हिपेटाइटिस रखा गया है। हिपेटाइटिस वायरस से होने वाला प्रमुख रोग है। और हिपेटिक कोशिकाओं को ही आप एक और नाम देते हैं, वो नाम है हिपेटोसाइट।
और हिपेटोसाइट किसका निर्माण करता है? लीवर का निर्माण करने वाली कोशिका होती है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हिपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करेगा? लीवर को। क्यों? क्योंकि लीवर जो है ना, लीवर बोल दो, लीवर को या आप यकृत बोल दो, यकृत को आप जिगर भी कह सकते हैं, बात एक ही है। लीवर, यकृत, जिगर एक ही बात है, कोई वैसे अलग बात नहीं है। ठीक है ना। तो एक ही अंग के ऐसे नाम हैं। त्वचा को प्रभावित नहीं करता, इंटेस्टाइन आंत को, फेफड़ों को प्रभावित करना हिपेटाइटिस का काम नहीं होता। हिपेटाइटिस लीवर को ही प्रभावित करता है, इसीलिए इसका नाम हिपेटाइटिस रखा गया, क्योंकि हिपेटाइटिस वायरस है। हिपेटाइटिस ही टीके का नाम है, और हिपेटाइटिस ही आपके रोग का नाम है। और कोशिका का नाम भी हिपेटाइटिस या हिपेटोसाइट है। तो हिपेटिक कोशिका लीवर का निर्माण करती है, इसलिए सारी चीजें एक जैसी होगी। ठीक है ना, ऐसे समझ लेंगे आप इस प्रश्न को। काफी ठीक प्रश्न है। डीपीटी का टीका किस रोग में काम आता है? देखो आप क्या करें, डीपीटी का पूरा नाम लिखें सबसे पहले। ठीक है। डी फॉर यहाँ पर शब्द है डिप्थीरिया, इसे आप कंठ रोहिणी भी कह सकते हैं। डिप्थीरिया कह दो, कंठ रोहिणी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है। टी से आप बोलेंगे पर्टुसिस। पर्टुसिस आप किसको बोलते हैं? काली खांसी को बोलते हैं। पर्टुसिस बोल दो या काली खांसी बोल दो, ये भी एक ही बात है। वहीं टी से आप बोलेंगे क्या? डिप्थीरिया, पर्टुसिस, और टी से टिटनस। अब देखो आप ढूंढ लो अब इसमें क्या क्या चीजें हैं। डिप्थीरिया से कंठ रोहिणी है, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। पर्टुसिस से काली खांसी है, ये भी ठीक है। देखो मैच हो रहे हैं एकदम, है ना, लाइन टू लाइन मैच हो रही है सारी चीजें एज इट इज। और टिटनस तो आ ही गया, तो उपरोक्त सभी। डीपीटी एक ऐसा वैक्सीन है जो 3 in 1 वैक्सीन है, 3 रोगों का एक साथ ट्रीटमेंट करता है, डिप्थीरिया का भी, पर्टुसिस का भी और टिटनेस का भी। इसलिए नाम रखा गया है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न को आप हल कर लेंगे। और ये प्रश्न मैं बता दूं आपको, मुझे लगता है कि ये पेपर में प्रश्न आना चाहिए, आपके जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में। ठीक है ये प्रश्न, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, एमडीटी। हाँ, ये प्रश्न काफी मतलब बढ़िया लेवल का प्रश्न है, तो उम्मीदें इससे भी की जा सकती है कि ये भी आ जाए। एमडीटी अर्थात मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, है ना, बहु रसायन उपचार पद्धति का संबंध किस रोग से है? देखो कुष्ठ कह दो, कोड कह दो, लेप्रोसी कह दो, एक ही बात है। एड्स का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब सुनो, एड्स में तो क्या है, एजेडिटी वगैरह जो औषधियाँ होती है ना, वो काम आती है। अब इस बात को समझना है। एम डी टी यानी कि मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है ना, बहु रसायन उपचार पद्धति। इस मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट में 3 औषधियां इस्तेमाल की जाती हैं, डेप्सोन, क्लोफाजिमिन, क्लोफाजिमिन एंड रिफेमिशिन। रिफेमिशिन कह दो, रिफेमाइसिन कह दो, नो प्रॉब्लम, उच्चारण ही है, अलग तरीके से कर सकते हैं। अब क्या है कि ये एमडीटी में ये 3 औषधियां किस रोग के उपचार में काम आती हैं? तो ये काम आती है कुष्ठ रोग में। अब आप कुष्ठ रोग को क्या कहते हैं? कुष्ठ भी कह सकते हैं, कोड भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसे आप लेप्रोसी भी कह सकते हैं, आप इसे हैंसन का रोग भी कह सकते हैं। ये सब एक ही प्रकार की बात है, ये सारी एक ही रोग के इतने सारे नाम हैं। तो इसमें देखो कुष्ठ, कोड, लेप्रोसी, दोनों तीनों नाम आ गए ना, तो उपरोक्त दोनों शब्द को आप प्रयोग में ले लेंगे, क्योंकि कोड को ही लेप्रोसी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। ये प्रश्न भी आपने कर लिया, अच्छा प्रश्न है ये भी वैसे देखें तो। ठीक है ना। और लेप्रोसी के कारण इसके जीवाणु का नाम भी माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर अपने बढ़ते हैं। हाथी पांव रोग, पिछला हो गया था ना, हाँ ठीक है। हाथी पांव रोग के कृमि का नाम बताइए। जो हाथी पांव है, इस रोग के कृमि का नाम बताना है। देखिए आप लोगों के लिए मैं बता दूं, ये प्रश्न कई पेपरों में आ रखा है, हमारे टीचर एग्जाम में परमानेंट सा ही क्वेश्चन है। ठीक है ना। सेकंड में, रीट में कितनी ही बार इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है। अगर आज तक कभी भी किसी रोगाणु या जीवाणु का नाम या कृमि का नाम पूछा गया है, तो सिर्फ हाथी पांव के कृमि का ही नाम पूछा गया है। समझ रहे हो ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको पढ़ते हैं अपने। देखिए आप इसे हाथी पांव कह लो,
आप इसे फील पाँव कह लो, एक ही बात है। इसे हम हाथी पाँव कह सकते हैं, फील पाँव कह सकते हैं, और इसी को आप एलिफेंटिएसिस भी कह सकते हैं, और इसी को आप फाइलेरिएसिस भी कह सकते हैं। फाइलेरिएसिस, एलिफेंटिएसिस कह दो, फाइलेरिएसिस कह दो, एक ही बातें हैं सारी, है ना। अब देखिए इसके कृमि का नाम क्या है। इसके कृमि का नाम जो है वो है जी वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। इसके कृमि का नाम है वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई, इसके कृमि का नाम है, ठीक है ना। और इस कृमि का जो वेक्टर होता है, जो इस कृमि का वाहक होता है, वो है एक मच्छर, और उस मच्छर का नाम है एडीज मच्छर। इस मच्छर का जो नाम है ना वो है एडीज मच्छर दोस्तों, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या ऑप्शन सही करेंगे, वुचेरेरिया कृमि। बात रही ड्रैकनकुलस की, तो ये बाला या नारू रोग का कृमि है। बाला या नारू रोग जो होता है उसका कृमि है। टीनिया सोलियम, टीनियसिस रोग के कृमि का नाम है, टीनियसिस नाम के कृमि का नाम है, ठीक है ना। तो अलग अलग है। हाथी पाँव में वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई कृमि बहुत फेमस है। टीचिंग एग्जाम में कई सारे ऐसे पेपर्स बन चुके हैं जिनमें इस प्रश्न को बार बार रिपीट करके पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये फेमस क्वेश्चन है अपने आप में। सेकंड ग्रेड का, रीट का, फर्स्ट ग्रेड का, लैब असिस्टेंट में भी अच्छी खासी संभावना है इस प्रश्न की बन जाती है, ऐसे है। लेकिन हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए भाई, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन किसी एग्जाम का पर्टिकुलर एक एग्जाम का नहीं हो सकता है कभी। प्रोटोजोआ की विशेषता बतानी है। प्रोटोजोआ की विशेषता क्या है, एक कोशिकीय है, यूकेरियोटिक है, बिल्कुल। अब देखो आपको मैंने बताया कि इस दुनिया में जीवाणु जो है ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। बाकी जो जीव होते हैं ना, मोस्टली मोस्टली क्या, लगभग बाकी जीव, सारे ही जीव, है ना, क्या होते हैं, यूकेरियोटिक्स होते हैं। तो प्रोटोजोआ यूकेरियोटिक है, एक कोशिकीय है बिल्कुल, और आंतरिक परजीवी यानी कि बॉडी के अंदर जाकर रोग पैदा करता है। तो उपरोक्त सभी, ठीक है ना। और वैसे देखें तो ये शब्द अगर मैं पूरा करूं ना, तो प्रोटो का मतलब होता है प्रारंभिक या आरंभिक, ठीक है, आरंभिक। और जोआ शब्द है ना, ये बना है जून से, और जून का मतलब होता है एनिमल, एनिमल का मतलब होता है जंतु, ठीक है ना। तो आरंभिक जंतु, इस दुनिया में आरंभिक जंतु अगर कोई थे तो वो थे आपके प्रोटोजोआ। तो उपरोक्त सभी इससे संबंधित कथन है, एकदम ठीक है, ठीक है ना। बढ़ते हैं और आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। और अगला प्रश्न है प्रोटोजोआ जनित रोग बताओ। प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को आपने एक साथ लिखना है। देखो प्रोटोजोआ में मलेरिया, आवाज एक जैसी आती है इसमें, मलेरिया, अमीबिया, पायरिया, डायरिया, ठीक है ना। कालाजार भी बोल दो और अफ्रीकन रोग बोल दो, सारे ये छह रोग, छह के छह रोग हैं प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख और प्रभावी रोग हैं। मलेरिया, पायरिया, डायरिया, अमीबिया, ये तो नाम हो गए एक जैसे, रहे दो नाम और, कालाजार, अफ्रीकन निद्रा रोग। अफ्रीकन निद्रा रोग को आप स्लीपिंग सिकनेस भी बोल सकते हैं, अफ्रीकन निद्रा रोग को आप जो है सोने की बीमारी भी कह सकते हैं ऐसे, और कालाजार को आप डमडम फीवर भी कह सकते हैं, डमडम फीवर ऐसे भी इसका नाम दिया गया है कालाजार का। चलिए नेक्स्ट, सुअर का का मांस खाने से होने वाला रोग, ठीक है ना। अब देखो ड्रैकनकुलस तो वो रोग है जो मैंने आपको बताया, बाला रोग। और बाला रोग तो जो है जलाशय के कारण होता है, जलाशय में गंदा पानी पीने से और उस वजह से होता है, ठीक है ना। फाइलेरियसिस वो हाथी पांव रोग का नाम हो गया। इनका तो सुअर के मांस खाने से संबंधित कोई बात ही नहीं। ये टीनियसिस है ना, यही है वो रोग, ठीक है ना। टीनिया सोलियम इसके कृमि का नाम है, और ये टीनिया सोलियम सुअर के मांस में देखने को मिलता है, क्योंकि टीनिया सोलियम जो है ना वो एक ऐसा कृमि है जिसका जीवन चक्र सुअर के अंदर भी और मानव के अंदर भी पूरा होता है। मनुष्य जब ओपन फिस्ट कर बाहर विष्ठा कर देता है, उसी विष्ठा को जब सुअर भोजन के रूप में भक्षण कर लेता है तो उसके अंदर इसके कृमि पनपने लगते हैं, और जैसे ही सुअर के मांस को कोई मानव खाता है तो उस वजह से उसके अंदर ये रोग देखने को मिलता है। तो इसका नाम क्या रख दिया, टीनियसिस बिकॉज ऑफ टीनिया सोलियम, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये भी
ठीक प्रश्न है। बाला या नर रोग के जैविक नियंत्रण में किस मछली का पालन किया जाता है? देखिए कुत्ता मछली का तो कोई यहाँ लेना देना ही नहीं है। बारबेल मछली, गंबूसिया और ट्राउट, दो बातें देखो। गंबूसिया और ट्राउट तो मलेरिया नियंत्रण में काम आते हैं। बारबेल, बा से बारबेल, बा से बाला, ठीक है ना। बारबेल बाला, बाला बारबेल ऐसे भी याद कर सकते हो। बाला या नारू रोग के नियंत्रण में काम आता है। और ये क्या करता है पता है? जिस जलाशय में हम बारबेल मछली को छोड़ते हैं, ये बाला रोग के वेक्टर अर्थात साइक्लोप्स का भक्षण करके इस रोग के नियंत्रण में हमारी हेल्प करते हैं। साइक्लोप्स का भक्षण करने वाली मछली होती है बाला या जो सॉरी बारबेल मछली जो है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ लेंगे आप, ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है। कैंसर रोग हेतु जीन बताओ। देखो निफ जीन तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली जीन है, इसका तो यहाँ कोई औचित्य ही नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेने वाली जीन है ये तो। क्राइजीन तो बीटी कॉटन वाली जीन है, बीटी कॉटन में जो काम आती है, जिसे हम किलर कॉटन कहते हैं, ये तो उसमें काम आने वाली जीन का उदाहरण है। ओंकोजीन, यस। देखो कैंसर जो है ना, इसका अध्ययन ही ओंको शब्द से ही बनता है। कैंसर जब भी आपके सामने शब्द आ जाए, आप ओंको शब्द को उठा लो। ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होता है। ओंकोजीन इसके लिए प्रभावी जीन है, ठीक है ना। प्रोटो ओंकोजीन, ओंकोजीन, इस तरीके से। तो जब भी ओंको शब्द आ जाए, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वहां पर जो है कैंसर की बात हो रही है, क्योंकि कैंसर के लिए ओंको एक ऐसा शब्द है जो कैंसर के लिए ही प्रेफर किया जाता है, या कैंसर के लिए ही ओंको शब्द का प्रयोग होता है। बस इतना सा आप समझ लेंगे तो आपका ये प्रश्न भी काफी हद तक जो है क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंक्रामक रोग नहीं है। देखो प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? असंक्रामक नहीं है, असंक्रामक नहीं है, यानी कि पता है वो क्या कह रहा है? वो पूछ रहे हैं संक्रामक है। अगर असंक्रामक नहीं है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहे हैं? संक्रामक पूछ रहे हैं आपसे। डायबिटीज, एंजाइना पेक्टोरिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सभी तो असंक्रामक रोग नहीं है, है ना। देखिए असंक्रामक रोग नहीं है, अर्थात वो हमसे किसकी बात कर रहा है? संक्रामक रोग की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो डायबिटीज भी एक असंक्रामक रोग है, एंजाइना पेक्टोरिस भी एक असंक्रामक रोग है, और एथेरोस्क्लेरोसिस भी एक प्रकार का असंक्रामक रोग है, ठीक है ना। तो इस श्रेणी में आप ये तो प्रश्न जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सभी तो नहीं करना है आप लोगों ने, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया है असंक्रामक रोग है। अगर आप नहीं शब्द को काट देते हैं, ठीक है ना, अगर आप नहीं शब्द को काट देते हैं, असंक्रामक रोग है ऐसा पढ़ते हैं, तो आप ये सभी करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं टेस्ट सीरीज में चेक कर लूंगा, आप लोगों को मैं और आइडिया दे दूंगा इसका, ठीक है ना। मैं उसमें इसकी सुधार कर दूंगा इस प्रश्न का। ये आपसे पता है क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है असंक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग है अर्थात संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। ऐसे पढ़ना है इसको, संक्रामक नहीं है। मैं इस प्रश्न को चेक कर लूंगा, आपके टेस्ट सीरीज में से ही मैंने कॉपी किया इस प्रश्न को, आपकी टेस्ट सीरीज का ही सॉल्यूशन हो रहा है, तो मैं उसमें देख लूंगा कि इसमें किस तरीके का परिवर्तन किया जाने लायक है क्या। तो ये सभी आप अब करेंगे कि असंक्रामक रोग है, तो हाँ ये सभी असंक्रामक रोग है। एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट अटैक को बोलते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बता दूं, ये पटवारी में क्वेश्चन है, अभी पटवार 2021 में इस प्रश्न को पूछा गया था। अच्छा प्रश्न है ये भी। हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? संतृप्त वसा की अधिक मात्रा में सेवन करने से होता है। संतृप्त वसा की अधिकता से होने वाला प्रमुख रोग है। संतृप्त वसा की अधिकता से होने वाला प्रमुख रोग है एथेरोस्क्लेरोसिस। बाकी इस ऑप्शन का, इस प्रश्न का ये सभी आप सही करेंगे। विडाल टेस्ट, अगर इस प्रश्न की बात करूं तो फिर मैं बताऊंगा, ये प्रश्न लैब असिस्टेंट 2022 के पेपर में हमारे पूछा गया था। विडाल टेस्ट जो है ना, वो मियादी बुखार अर्थात मोतीझरा के लिए है, और अगर मैं सीधी वैसे बात करूं तो विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड के लिए है। ये जो है ना मोतीझरा, मियादी बुखार, ये किसको बोलते हैं? टाइफाइड को ही बोलते हैं, ठीक है।
और अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स के लिए जो है आप लोग टेस्ट कौन सा पढ़ते हैं? एड्स के लिए तो टेस्ट आता है अपना एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट आता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से, है ना। तो इसके लिए तो एलिसा परीक्षण आता है, एलिसा परीक्षण या एलिसा टेस्ट। ओके। और पीसीआर टेस्ट भी आता है इसमें, पीसीआर। अगर दोनों प्रश्नों की बात करूं तो ये फिर पटवारी 2015 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें तो हो ही गया। छोटी मात्रा और चेचक के लिए इस तरीके का कोई टेस्ट हमारी बुक्स में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ विडाल टेस्ट के लिए मियादी बुखार कर देंगे लैब 2022 में। और एड्स के 2 टेस्ट जो फेमस है वो पटवार 2015 के पेपर में इसी तरीके से एज इट इज पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर आई गया देखो पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है भाई? एड्स से है, अभी बात की थी हमने। हाँ, याद रखना, अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं पीसीआर का संबंध किससे है तो आप एड्स करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं कह दूं आरटीपीसीआर का संबंध किससे है तो आप क्या करेंगे? सार्स, सार्स रोग से इसका संबंध है। और सार्स समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं? कोरोना वायरस। कोरोना रोग नहीं था, कोरोना वायरस का नाम था। उस कोरोना वायरस से होने वाले सार्स रोग की पुष्टि अर्थात कोरोना वायरस की पुष्टि करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट काम में लिया जाता है। अगर पीसीआर की बात करें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और आरटीपीसीआर की बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटी माने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शब्द का हम वहां पर प्रयोग कर लिया करते हैं। अगला प्रश्न, कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? देखो मिनामाटा जो एक ऐसा रोग है, ये जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों में इनके नाम आते हैं। मरकरी की अधिकता से मिनामाटा रोग होता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है ये, ठीक है। इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से होता है, कैडमियम की अधिकता से होता है। वहीं अगर अपने ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो नाइट्रेट, नाइट्रेट की अधिकता से ये रोग हमारे शरीर में होता है, ठीक है जी। अब रहा विल्सन रोग। विल्सन रोग कॉपर की अधिकता से होने वाला प्रमुख रोग है, और यह रोग त्वचा को प्रभावित करता है। अगर कोई पूछे किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों, तो त्वचा को प्रभावित करता है। स्किन डिजीज है एक प्रकार का विल्सन रोग जो है। तो ऐसे इस प्रश्न को भी आप इस तरीके से मेंटेन कर ही लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ये भी अच्छा खासा प्रश्न है, पेपर में आने लगेगा ये भी। मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात प्रतिरक्षी निर्माण करने वाली कोशिका बताओ, ठीक है। यहाँ एंटीबॉडी निर्माण में लिम्फोसाइट भाग लेती है। वैसे देखें तो ये सारे डब्ल्यूबीसी के टाइप होते हैं। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें यानी कि ल्यूकोसाइट की, डब्ल्यूबीसी अर्थात ल्यूकोसाइट की, तो डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट जो है ना, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपके लिए कणिका में और एक होती है अकणिका में, ग्रेन्युलर एंड अग्रेन्युलर। ग्रेन्युलर कणिका में और दूसरी होती है अग्रेन्युलर यानी कि अकणिका में। ठीक है। ग्रेनुलर 3 होती है, जो अम्लीय रंगों से अभिरंजित हो सके यानी कि एसिड से, देन इट इज एसिडोफिल्स। जो क्षारीय रंगों से अभिरंजित हो सके माने बेस, बेस अर्थात क्षार, देन इट इज बेसोफिल्स। जो अम्ल और क्षार के प्रति न्यूट्रल रहे अर्थात न्यूट्रल, न्यूट्रोफिल्स। ये तो हो गए इन दोनों तीन कोशिकाओं के नाम। वहीं अकणिका में की बात करें तो इसमें 2 हैं, ये याद रखने लायक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब हमें इनमें याद जो है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो याद रखना है अपने सिर्फ लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट कई प्रकार की होती है, ए लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, हेल्पर लिम्फोसाइट, ऐसे कई टाइप की होती है। इसी का काम होता है एंटीबॉडी निर्माण करना। इसी का काम है एंटीबॉडी निर्माण करना एंटीजन के विरोध में।
और एंटीबॉडी निर्माण करने से ही मानव शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इम्यूनिटी बनती है, यानी कि रोगों से प्रतिरोधक क्षमता जो है वो विकसित होती है लिम्फोसाइट से। तो ऐसे आप लिम्फोसाइट को यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है ना। ये भी एक ठीक प्रश्न हमारे पास जो है वो बन जाता है, ठीक है ना। ये आप नॉलेज में ले लीजिएगा इस प्रश्न को। अब बढ़ते हैं हम और आगे। लिंग सहलग्न आनुवंशिक रोग नहीं है, यह आनुवंशिक रोगों के श्रेणी में आता है, आनुवंशिक रोग, ठीक है। आनुवंशिक रोग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लिंग गुणसूत्रों से होने वाले, लिंग सहलग्न, एक होते हैं अलिंग गुणसूत्रों से अगली पीढ़ी में जाने वाले, यानी कि अलिंग सहलग्न। अगर हम लिंग सहलग्न की बात करें तो इसमें आप दो नाम पढ़ेंगे, हीमोफीलिया और वर्णांधता, हीमोफीलिया और वर्णांधता, हीमोफीलिया और वर्णांधता आप यहाँ मेंटेन कर लेंगे। वहीं एलिंग सहलग्न की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर दो नाम आएंगे, थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, या हम बोलेंगे हंसियाकार कोशिका, हंसियाकार कोशिका अरक्तता, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या करेंगे, देखो लिंग सहलग्न आनुवंशिक नहीं है, लिंग सहलग्न तो ये दो है, ये दोनों तो नहीं है, माने इसकी बात कर रहे हैं थैलीसीमिया, ठीक है। ये भी ठीक प्रश्न है, ये भी पेपर में आ सकता है, मेंटेन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, एनीमिया रोग का मुख्य कारण बताओ। एनीमिया रोग का मतलब होता है खून की कमी, अगर व्यवहारिक में देखें तो खून की कमी, और अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो उपरोक्त सभी करेंगे, ठीक है। लिखता हूं, देखो कुछ लाइनें, एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता, रक्त न्यूनता, रक्त क्षीणता, ठीक है। विटामिन B6, B9, B12, B12 में कोबाल्ट होता है इसलिए कोबाल्ट भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, B6, B9, B12, कोबाल्ट, आयरन, और आयरन किसका हिस्सा है, हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन किसका हिस्सा है, आरबीसी का, और आरबीसी 99% ब्लड बनाती है। तो अगर इनकी कमी हो, इन सब की कमी हो तो एनीमिया रोग होता है, बस इतना याद रखो, ये प्रश्न अपने आप हो जाए। कोबाल्ट की कमी से भी एनीमिया होता है, इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है, उपरोक्त सब। और ये विटामिन B6, B9, B12 आदि सब जो है ये आरबीसी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हाथी पांव रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, पांव को, लार ग्रंथियों को, लसिका तंत्र को, लिम्फ नोड्स को, लसिका गांठों को। लसिका तंत्र शब्द का प्रयोग न करके अगर हम यहाँ लसिका गांठें बोलें तो और अधिक मतलब ये प्रश्न प्रभावी हो जाएगा, लसिका गांठों को, ठीक है ना, फेफड़ों को, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हाथी पांव रोग लिखेंगे, और हाथी पांव रोग में देखो शब्द, देखो वैसे अगर देखेंगे तो हाथी पांव में लग रहा है कि पांव कर दूं, लेकिन नहीं, लिम्फ नोड्स करना है, लिम्फ नोड्स, ठीक है ना। लसिका गांठों को प्रभावित करता है ये लिम्फ नोड्स को। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत शानदार, ये प्रश्न काफी हद तक मतलब मुझे लगता है कि पेपर में आना चाहिए अगर आ रहा है तो, ठीक है ना। बीसीजी का टीका किस रोग के उपचार में काम आता है, देखो बीसीजी के टीके की खोज दो साइंटिस्टों ने की थी, बी, सी और जी। बी फॉर बैसिलस, बैसिलस तो बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सी फॉर कैलमेट या कैलोमेटी भी लिखा हुआ मिलता है, जी फॉर ग्यूरिन। ये दोनों तो है वैज्ञानिक, ठीक है ना, ये दोनों तो साइंटिस्ट हैं, ये बैक्टीरिया के लिए वर्ड यूज हो रहा है। तो इन्होंने जब इस टीके की खोज की तो ये टीका किसके लिए यूज किया गया, देखो ये टीका एक तो टीबी में यूज होता है, प्लस ये कुष्ठ रोग में भी काम आता है, तो ये कुष्ठ और टीबी दोनों में काम आता है। तो कुष्ठ और टीबी दोनों है इसमें, आप उपरोक्त दोनों कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि देखो क्षय रोग को तो टीबी बोलते हैं, इसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोल सकते हैं, और मैंने आपको बताया इसके कई सारे नाम हैं हमारी किताबों में, तो हम इसके कई सारे नाम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एमएमआर वैक्सीन का संबंध किससे है,
देखो एम एम आर, एम फॉर मीजल्स। मीजल्स जो है ना, ये किसके लिए वर्ड यूज होता है? खसरे के लिए। दूसरा है मम्प्स, मम्प्स होता है गलसुआ के लिए। अगर हम मम्प्स की बात करें तो मम्प्स गलसुआ के लिए। गलसुआ के लिए। और रूबियला तो हो ही गया, तो इसमें देख लो मिजल्स मम्प्स रूबियोला। देखो मम्प्स जो है गर्ल्स के लिए वर्ड यूज होता है, तो एमएमआर में तीनों कर देंगे। ये रीट में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आ रखा है हमारे 2022-23 में। ठीक है, ये भी प्रश्न अच्छा खासा है। और ऐसे प्रश्न भी देखो पेपरों में बन सकते हैं, क्योंकि इनका घटना स्तर मोस्टली 8वीं 10वीं क्लास ही होता है। इससे बड़े लेवल के ये प्रश्न जो है नहीं होते हैं। लास्ट प्रश्न की तरफ अपने बढ़ते हैं। पोलियो के उपवी टीके की खोज किसने की थी? देखो एडवर्ड जेनर ने मानते हैं टीकाकरण के बारे में दुनिया को बताया। विश्व का पहला टीका इसने तैयार किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो साइंटिस्ट है जिसने पेनिसिलिन टीके की खोज की थी। वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीबायोटिक वैक्सीन था। जॉन सॉल्क और अल्बर्ट सेबिन, ये दो पोलियो से संबंधित काम करते हैं, जिनमें ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन विश्व का एकमात्र पिलाया जाने वाला टीका। विश्व का एकमात्र पिलाया जाने वाला टीका। विश्व का एकमात्र पिलाया जाने वाला टीका है ये। और जॉन सॉल्क है ना, वो सॉल्क टीके की खोज करता है। सॉल्क टीका दोनों पोलियो में काम आते हैं, लेकिन ओपीवी के बारे में दुनिया को किसने बताया? अल्बर्ट सेबिन ने। सॉल्क टीका लगाया जाने वाला टीका है और उसकी खोज जॉन सॉल्क ने की थी, तो हम सॉल्क के सम्मान में इस टीके का नाम सॉल्क रख देते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। और ये हमने आज 25 प्रश्न जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग जूनियर अकाउंटेंट को ध्यान में रखते हुए, वैसे ये टॉपिक हर किसी भर्ती परीक्षाओं के पेपरों में आते ही हैं, तो हम एक और नए वीडियो के साथ उपलब्ध होंगे और ऐसे ही 20-25 प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करेंगे। कोशिश तो मैं ये करता हूँ कि मैं आपके लिए लाइव आऊँ, लेकिन लाइव में क्या है कि बच्चे इतना समय अभी नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे टेस्ट सीरीज वाले जो है विद्यार्थी, वो भी उसमें समय जो है कम दे पा रहे हैं, तो वो कोई नाइट में देखे, जब मर्जी देखे, आप जानो आपका काम जाने। ठीक है ना? सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। हाँ, अगर आपको ठीक लगे अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है ना? और अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट छोड़ सकते हैं। ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।